नमस्कार, जेएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ऋषभ तिवारी। आप हमारे साथ 1 घंटे खेल की हर छोटी बड़ी दुनिया की जानकारी लेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, नीरज प्रसाद जी, खेल के जानकार हैं। नीरज प्रसाद जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू ऋषभ जी। जैसा कि हम 2-3 दिन में देख रहे हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष को लेकर बवाल चल रहा है। बीसीसीआई अध्यक्ष को बदले जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच टीएमसी का एक बयान आया है, उसने पूरे खेल जगत में हड़कंप मचा दिया। नीरज जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सौरव गांगुली का एक स्टिंट अच्छा हुआ। अब जो अगला स्टिंट है वो रोजर बिन्नी है, वो भी पूर्व खिलाड़ी है। तो देखिए, हर चीज को राजनीतिक रंग तो दिया जाता है। सौरव गांगुली ने, हमने पढ़ा था पहले, उनको एक हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी पिछला जब विश्व कप चल रहा था। तो उसके बाद ना वो इतना ट्रैवल कर रहे हैं, ना वो इतना एक्सटेन्युअस कर रहे हैं। तो बेसिकली वही वॉलंटरीली चाहते हैं कि अब वो आगे नहीं रहें। जिसको ये कलर दिया जा रहा है कि सौरव गांगुली को हटाया जा रहा है। बीसीसीआई अपने अध्यक्ष को नहीं हटा सकती है। उसका एक कार्यकाल होता है, कार्यकाल खत्म हो रहा है। क्या वो दोबारा उस पद के लिए लड़ने जा रहे हैं? अगर नहीं, तो अपने आप उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। चूंकि वो हेल्थ इशू कारण सबको पता था। अब अगर आप देखें, क्या वो T20 विश्व कप के लिए, वो सारे मैचेस के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। अब वो क्या वो शिविरों में जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। फिर इधर कई डिसीजन मेकिंग भी, पिछले हफ्ते जब मैं आया था तो हमने बताया था कि बड़ा हास्यास्पद है कि बुमराह इंजर्ड हो गए, अब तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नॉन मूवमेंट के कारण बहुत सारे डिसीजन जिसके लिए कोरम होता है वो बैठ नहीं पा रहा था। तो वो अपने एक हेल्थ कारणों से जा रहे हैं। उसको राजनीतिक रंग देना तो वो तो इस देश में की एक आम जनता का ख्याल है, इसलिए दिया जा रहा है। नीरज जी, कल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि एक बंगाली की अस्मिता से जोड़ा जाता है। खेल को राजनीति में जोड़ना कहाँ तक सही आपको लग रहा है? जब तक खेल को राजनीति से जोड़ा जाता था तब मैच फिक्सिंग भी बहुत हुई है, बहुत रीजनलिज्म भी हुआ है, और बाद में ये मना किया गया। और अभी सबको पता है कि फीफा ने भारत को बैन कर दिया था कि आपके यहाँ पॉलिटिकल कोर्ट और ये सब इन्वॉल्व होते हैं। खेल खिलाड़ियों के लिए है। और दोबारा आप देख रहे हैं, तृणमूल का बयान बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी जो आ रहे हैं वो हैं रोजर बिन्नी। और अगर आप देखें, कर्नाटका के हार्डली एनी प्लेयर्स हैं जो टीम में हैं। तो देयरफॉर कोई कर्नाटकवाद नहीं है, सिंपल ये एक रोटेशन है। और बीसीसीआई अध्यक्ष को उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने कि ये लोग कमेंटेटर तो इन सबसे पैसे कमाएं। अगर याद होगा, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि चाहे मैं एमपी बन गया हो, लेकिन मैं कमेंट्री वाला काम करता रहूंगा क्योंकि मुझे उसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं। बाद में उनको रोका गया। तो सबको पता है कि रवि शास्त्री ने अब कोच बनने से मना कर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा वो दूसरे तरीके से पैसे कमा रहे हैं। सो देयरफॉर ये उनका डिसीजन है, और राजनीतिक रंग तो लोगों को देने की बीमारी होती है। नीरज जी, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में राजनीतिक व्यक्ति ही बैठ रहा था। कुछ इसमें बदलाव आते कुछ सालों में हम देख रहे हैं, और सौरव गांगुली आए, इसके बाद अब रोजर बिन्नी का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्या देखते हैं, कुछ अच्छा इसमें होगी, कुछ क्रिकेट में बदलाव आता हुआ दिख रहा है आपको? अगर आप देखिए, जो पर्स मिलने लग गया है प्लेयर्स को, मेरे जैसा प्लेयर खेल छोड़ के पढ़ाई की तरफ गया, क्योंकि उसको अपना कोई कहां से हम पैसे कमाएंगे। तो इसके कारण क्या है, आज कोई भी जोड़ा अच्छा प्लेयर है, ठीक है, सब कोई देश के लिए नहीं खेल सकता, परंतु जो हमने हर बार बात कही कि भारत की 4 टीमें हैं जो कि विश्व स्तर पे खेल सकती हैं, और हमने यही कहा था कि भारत साउथ अफ्रीका से उसकी जो बी टीम है वो भी जीतेगी, क्योंकि भारत में 4 टीम्स हैं। जो बीसीसीआई ने जो जब से खिलाड़ी आए हैं, खिलाड़ियों को पैसा देना, खिलाड़ियों का इलाज कराना, खिलाड़ियों की सब मूलभूत सेवाओं का ध्यान रखना, और हर एक को थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं। तो देयरफॉर आज इतनी जो बड़ी क्रॉप है वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, बिकॉज ये जो खिलाड़ी टॉप पर आए हैं। मैंने एक बार ऐसे यहां पे आपके सामने बात की थी एथलेटिक्स में नेशनल गेम्स के लिए, कि आदिल सुमारी वाला जो पहले भारत के 100 मीटर चैंप रहे हैं 6 बार के, वो जब से एथलेटिक्स में आए, भारत में एथलेटिक्स में मेडल आने लग गए हैं। क्योंकि और एथलेटिक्स का स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास हो गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हम लोग को मेडल मिल रहे हैं, मेल्स में भी मिल रहे हैं। इसका कारण सिंपल यही है, क्योंकि खिलाड़ी जब आता है वो खिलाड़ियों की संवेदनाओं को समझता है। उसको पता है खिलाड़ी को कौन सी ट्रेनिंग की जरूरत है, कहां पर अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा, तो उनके पैसे के इंतजाम कराता है।
तो खिलाड़ी का टॉप पे रहना बहुत अच्छा है। नीरज जी, सभी जानते हैं सौरव गांगुली एक महान कप्तान रहे हैं, बड़े खिलाड़ी रहे हैं। उनकी जगह रोजर बिन्नी जैसा खिलाड़ी एक ले रहा है। किन चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ सकता है बीसीसीआई बॉस के लिए? देखिए, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष बनता है वो सारे प्रदेशों का अध्यक्ष बनता है। सबसे ज्यादा जो भारत की प्रॉब्लम हुआ होती है प्लेयर्स को लेके नहीं होती, मैचेस कहां पे होंगे, किसको कितने टेलीकास्ट के पैसे मिलेंगे, कहां पे कौन सा छोटा वाला टूर्नामेंट कराया जाएगा, जैसे सैयद मुश्ताक अली है वो कहां पर होगा। उसके बाद रणजी ट्रॉफी के मैचेस कहां कहां पर होंगे, दिलीप ट्रॉफी के मैचेस कहां पर होंगे, आईपीएल में किन नई चीजों को वेन्यूज दिए जाएंगे, कैसे उनका धन का आवंटन होगा, कितना शेयर टेस्ट मैच प्लेयर्स को मिलेगा। अब सबको पता ही है कि जो टॉप लेवल पर है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 करोड़ का होता है 1 साल का। परंतु रणजी वालों को क्या मिलता है? रणजी में देखिए, अगर आप कोई भी मैच देखेंगे वहां पर आपको भीड़ नहीं नजर आएगी, तो गेट मनी है ही नहीं। तो उन सबको डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? रणजी प्लेयर्स को वो करता है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई के पास जो सारी समस्याएं हैं टीम सिलेक्शन की नहीं है, उसके लिए चयन समिति है। धनों का आवंटन कैसे करेंगे? और मेरे ख्याल से एक सेट मेथड आ गया है, इतने % टेलीकास्ट राइट्स होंगे, इतने % ये होगा। आईपीएल इज अ कैश काउ, उसके कारण इतना बजट होता है कि आप सबको पैसे दे सकें। तो मेरे ख्याल से आजकल कर्टसी आईपीएल जो बीसीसीआई के अध्यक्ष को कोई समस्या नहीं होती फंड बांटने में, उनके पास हमेशा फंड रहते हैं, इसलिए वो राष्ट्रीय आपदाओं में भी बीसीसीआई हमेशा पैसे दे देती है। नीरज जी, सभी जानते हैं कि वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम ऑस्ट्रेलिया जा चुकी है। वार्म अप मैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। अभी तक बुमराह के रिप्लेसमेंट का अनाउंस नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, अगर सबको मेरा पिछले हफ्ते का प्रोग्राम याद होगा और उसके पहले का भी याद होगा, मैंने कहा था वहां पर शामी को जाना चाहिए और रोहित शर्मा ने कहा मुझे एक एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, क्योंकि संभावितों की लिस्ट में और वेट लिस्टेड में भी शामी का नाम नहीं था। कल उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई है, अब वो वहां पर जा रहे हैं। बट ये मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा है। अगर रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, तो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में शामी का होना जरूरी था। वो और शामी को अगर एक मैच प्रैक्टिस मिल जाती तो वो ज्यादा इफेक्टिव। खैर, भारत के पास पैसे हैं, यही है बीसीसीआई का खर्च कि उन्होंने पर्थ का पूरा फील्ड ले लिया है, वहां पे वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं। हर कंट्री इतनी जल्दी अपनी टीम को नहीं भेज पाती है। यही दिखाता है कि सौरव गांगुली ने कितना अच्छा डिसीजन लिया। वील पे फॉर द होल स्टेडियम, वो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे हैं। अब बाकी टीमों को ना उनके पास चयन सब उनके पास फंड्स नहीं है, तो वो इस तरह स्टेडियम हायर नहीं कर सकते। तो भारतीयों की प्रैक्टिस चल रही है और मेरे ख्याल से मोहम्मद सामी विल बी मैच फिट। नीरज जी, आपने दक्षिण अफ्रीका सीरीज़ की बात की। हमने 2-1 से आराम से सीरीज जीत ली। हमारी मजबूत टीम भी वो नहीं थी। कुलदीप यादव का प्रदर्शन उसमें निखर के आया। विश्व कप की टीम में कहाँ गुम हो गए? देखिए, कुलदीप यादव के साथ जो प्रॉब्लम हुई थी कि पहले जब बीच में सबने उसकी पकड़ ली कि किस कब वो चाइना मैन करते हैं, कब वो ये करते हैं। उसके बाद जो उनको बढ़ाना था वो 75 से लेके 85 तक के स्पीड में बॉल करते थे और उनकी बॉल टिप पड़ के तेज नहीं जाती थी। भारत की पिचेस चूंकि वो रेड सॉइल पे जब भी मैच होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, पर जहां वो ब्लैक सॉइल पे जिसमें फ्लैट आती है वहां पे उनकी बॉल टिप पड़ने के बाद किक नहीं करती थी। तो सबने समझ लिया कि कुलदीप यादव को बैकफुट पे खेलो, टिप पड़ने के बाद स्लो होगी। साउथ अफ्रीका डज नॉट नो हाउ टू प्ले स्पिन, और इस बार हम लोगों ने जो जहां मैचेस कराए बारिश के कारण वो सारे पिचेस थोड़ी क्विक थी, तो उसके टिप पड़ने के बाद उनको वो मिल रहा था। और हम लोगों ने पहले ही कहा था कुलदीप यादव विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर, बिकॉज उनको खेलना, जो उनके बैट्समैन है वो सारे पेस को खेलते थे, तो पेसर्स को वो खेल ले रहे थे, कुलदीप यादव को वो इफेक्टिवली नहीं खेल पा रहे थे। अब आप देख रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर है, वो भी विकेट ले रहे हैं। तो स्पिनर के साथ साउथ अफ्रीका इज नॉट नोन टू प्ले स्पिन वेरी वेल, एंड इसीलिए प्रॉब्लम हुई है। तो कुलदीप यादव को अभी भी एक ऑफ द पिच, दैट मीन को रिस्क में और जग देना पड़ेगा, तब शायद वो कंटेंशन में आएंगे। नीरज जी, इसमें 2 विकेट कीपरों के भी बीच हम देख रहे थे प्रदर्शन को लेकर बातें हो रही थी। संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ने प्रदर्शन अच्छा किया है। खुदा न खास्ता अगर कोई वर्ल्ड कप की टीम में चोटिल हो रहा बैट्समैन, तो
इन दोनों में से किससे आप पिक करना चाहेंगे टीम में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे बॉल हाई आती है. ईशान किशन कैन कट एंड पुल. ईशान किशन इज अ बेटर बैट्समैन फॉर ऑस्ट्रेलिया देन एनी ऑफ दीज पीपल. ऋषभ पंत बहुत अच्छे हैं, बट नॉट दिनेश कार्तिक इज नॉट वेरी गुड फॉर ऑस्ट्रेलियन पिचेस. ऋषभ पंत कट एंड पुल कर सकते हैं, दिनेश कार्तिक लिफ्ट करते हैं और वो स्कूप करते हैं. उनके लिए ऑस्ट्रेलियन पिचेस हाई बॉल नहीं उतनी इफेक्टिव हैं. तो मेरे ख्याल से अगर इनमें चॉइस होती, मैं संजू सैमसन की बजाय मैं ईशान किशन को ले जाता, क्योंकि वो पेस को अच्छा खेलते हैं. ज्यादातर जो वहां पे स्पिनर होंगे वो फास्टिश होंगे और पेस बॉलिंग का ही ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे बोलबाला रहेगा. और संजू सैमसन इज वेरी गुड फॉर इंडियन पिचेस. इंडियन पिचेस होंगी, मैं हमेशा संजू सैमसन को ईशान किशन के ऊपर वरीयता दूंगा. वर्ल्ड कप में हमारा बहुत दिन नहीं बचे हैं. दीपावली से पहले पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला लगे हैं. अगर बात पाकिस्तान की टीम की करें, पिछले कुछ समय से बहुत अच्छा खेल रही है और इसने त्रिकोणीय सीरीज उसकी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ चल रही है, फाइनल में प्रवेश कर लिया है उसने. बात पाकिस्तान के खिलाड़ियों से करें तो ओपनर उनके बाबर और रिजवान कैसे पार पाने के लिए क्या भारत को रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अभी तक हमारे पास उनकी कार्ड दिख नहीं रही है. देखिए, ये दोनों तो उनमें से एक स्कोर तो करेगा. पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, उनका मिडिल ऑर्डर जो कि सीजन नहीं है. हम अगर कांस्टेंट पेस बॉलिंग और अच्छे स्पिनर, फास्टेस्ट स्पिनर अक्षर पटेल को उनके प्लेयर्स नहीं मार सकते. तो फंडा यही है कि जो कि अभी किया गया था एशिया कप में, श्रीलंका ने भी किया था और भारत ने भी किया था, रिजवान को रिस्ट्रिक्ट करो. रिजवान के पास लिमिटेड स्ट्रोक हैं, वो एक यूं कट मारते हैं या फ्लिक करते हैं. बाकी उनके पास यहां की बॉल खेलने के बाद उनके पास अगर रूम नहीं दिया जाए, बॉडी पे हो, तो वो रोटेट स्ट्राइक नहीं कर पाते हैं और फ्रस्ट्रेशन में विकेट देंगे. बाबर आजम इज टू गुड अ प्लेयर, बट वो क्यों आउट हो रहे हैं? क्योंकि उधर से रिजवान की रेटिंग स्कोरिंग रेट डिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो वो फुल ब्लास्ट मारने के जाते हैं. तो फुल ब्लास्ट मारने के लिए मेरे ख्याल से शामी की जो मूवमेंट वाली गेंदें हैं, अक्षरदीप की मूवमेंट वाली गेंदें हैं, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती हैं. और बाद में अक्षर पटेल आएंगे तो पाकिस्तान की बैटिंग को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि उनको 150-160 के स्कोर पे रोक दिया जाए. अगर आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड भी ने जो उनको गेम हराया था, वो इसी तरह उनको रिस्ट्रिक्ट करके हराया था. बांग्लादेश ने भी, अगर आप देखेंगे कि बांग्लादेश से भी अभी जिसमें मैच को फाइनल में गए हैं, वो लास्ट ओवर में जीत पाए, क्योंकि बांग्लादेश भी उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी. तो वो स्ट्राइक रेट नहीं, विकेट नहीं गिरे, बट स्कोर रेट बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा. तो उनकी चूंकि बैटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको स्कोरिंग रेट को रिस्ट्रिक्ट करके उनको फोर्स किया जाए कि वो शॉट मारे और आउट हो जाए. उनकी बॉलिंग निसंदेह बहुत अच्छी है. उनके जो बॉलर हैं सारे 140 प्लस फेंक रहे हैं. शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉडी पे जो चेस्ट पे आती है उसको फेंक रहे हैं, जिसको हम लोग क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में हार्ड लेंथ बोलते हैं. तो उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट भारत की बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है. तो कंट्रास्टिंग है. आई एम तो वेटिंग फॉर 23 अक्टूबर, मजा आएगा. बट यहां पे मैं मैचेस के बारे में बताना चाहूंगा पहले कि कैसे थोड़ा सा बना. अगर सबको याद हो, पिछला एशिया कप टूर्नामेंट हुआ तो उसमें क्या था कि 12 टीम्स थी, 4 टीम्स का प्ले इन टूर्नामेंट किया गया था. और उनमें से फिर मतलब 8 टीम्स का, उसमें से 2 टीम्स आ गई थी, जिसमें से अफगानिस्तान आ गई थी और बांग्लादेश आ गई थी. जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका मेन टूर्नामेंट से बाहर थी और नामीबिया बाहर थी. ये 4 टीमें बाहर थी. तो इसके कारण जो T20 जो हुआ था, उसके 8 टीमों को डायरेक्ट एंट्री दे दी गई. उसके अलावा फिर जोनल टूर्नामेंट्स किए गए, जिसमें एक जगह यूएई जीती, एक जगह जिम्बाब्वे जीती. उसके बाद अब जो ये 4 टीमें पहले बाहर थी, दैट मीन्स नामीबिया बाहर थी, वो आए, अब 2 पूल बन गए हैं. तो नामीबिया, यूएई, नीदरलैंड्स और श्रीलंका. श्रीलंका जो एशिया कप चैंपियन है वो एक साइड में है. दूसरे, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप A1. ग्रुप बी, इसमें आ जा रही है आयरलैंड. आयरलैंड ने टेस्ट मैच भी खेला हुआ है. स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे. दैट में 3 टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं. वो थोड़ा ग्रुप हल्का हो गया है, क्योंकि उसमें कौन कौन है? सिर्फ एक श्रीलंका है जिसने टेस्ट खेला हुआ है, और यूएई के जो बैट्समैन हैं वो स्लो पिच पे खेलने के आदी हैं.
ऑस्ट्रेलिया के बाउंसी पिचेस पे नहीं खेलेंगे। अब इन चारों से वो लोग जो हैं आपस में 16 अक्टूबर से ये मैचेस खेलेंगे और 21 अक्टूबर तक ये सारे मैच खत्म हो जाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं ये है सबसे पहले ये ग्रुप मैचेस। तो इसमें आपके मैचेस हो जाएंगे 12 और हर पूल से दो दो टीम्स निकल के आएंगी। अब क्या है, दो पूल है। भारत का जो पूल है, अगेन मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कैसा पूल बना है। अगर आप देखें भारत का जो पूल है उसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका है। तो तीनों एशिया के टीम तो यहीं पे खेल रही हैं। अब इसके बाद जो भारत का बनेगा बी का फर्स्ट, जहां पे तो बी ग्रुप में अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा कौन कौन है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है, आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है। तो जहां तक मैं सोचता हूं कि इसमें वेस्ट इंडीज विल इमर्ज एज द विनर, तो वेस्ट इंडीज आएगी और सेकेंड टीम के लिए फाइट होगी आयरलैंड और जिम्बाब्वे में, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिए बोलूंगा कि मुझे लगता है कि आयरलैंड का जिम्बाब्वे से थोड़ा पड़ना भारी है। अब हम आते हैं, तो फर्स्ट इधर इसका आएगा। दूसरा पूल आता है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड के बारे में मैंने आपके चैनल में बात की थी कि इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी हो गई है 100 के कारण, और अभी देखिए डाउन अंडर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच की सीरीज है, पहले दोनों मैच हरा दिए हैं। तो और जो कि ऑस्ट्रेलिया पिछला T20 वर्ल्ड चैंपियन है, क्योंकि उनके पास जो नए प्लेयर उभर के हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने पिछले हफ्ते बात की थी और एक हफ्ते में ये रिजल्ट आया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि यहां इस चैनल पे हम लोग बात करेंगे जो होता है। हम लोगों ने बात की थी साउथ अफ्रीका के साथ भारत की बी टीम जीतेगी और भारत की बी टीम जीती। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं और करेक्ट प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखिए इस टीम के साथ अब उनके आएंगे ए ग्रुप का विनर, जो मैं सोचता हूं कि श्रीलंका होगा, और यहां से जो सेकंड आएगी टीम, उनका जो सेकंड आएगा, जो मुझे लगता है कि शायद नामीबिया आ जाए। लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बट नामीबिया इज अ गुड टीम। यूएई को मैं वरी था, जबकि यूएई टूर्नामेंट जीत के आई थी, बस स्लो पिचेस हैं। तो नामीबिया भारत की साइड होगा, तो भारत वाला पूल थोड़ा इजियर पूल होगा, क्योंकि यहां पे सेकंड टीम या तो आयरलैंड या फिर जिम्बाब्वे आएगी, तो विच विल बी अ वेरी टफ पूल। और ऑलरेडी यहां पर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान की बैटिंग क्रम्बल करेगी, उनकी बॉलिंग तो बहुत इफेक्टिव रहेगी। दे गॉट गुड बॉलर्स, गुड स्विंग बॉलर्स, गुड पेस बॉलर, बट उनकी बैटिंग इस बाउंसी पिचेस पे, क्योंकि वो सारे प्रैक्टिस कहां के करते हैं, देहरादून में। शायद लोगों को पता नहीं होगा, अफगानिस्तान वालों की सबकी प्रैक्टिस देहरादून में होती है। वो लखनऊ में आके मैचेस खेलते हैं, हिमाचल में जाके मैच खेलते हैं, और कहीं। जेएमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं, खेल की जानकारी दे रहे हैं हमें। नीरज जी, बात करते हैं सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफ़ी की। मैच चालू हो गए हैं, बहुत कांटे के मैच हो रहे हैं, और जो कुछ खिलाड़ी भारतीय टीम से खेल चुके हैं जलवा बिखेर रहे हैं। कहाँ तक देखते हैं इसको आप? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, मेरी जो प्रिडिक्शंस होती है आईपीएल में 85% करेक्ट होती है कौन मैच जीतेगा। और किस तरह से आईपीएल में इतनी टीमें बनती हैं शायद लोगों को पता नहीं होगा। हंटिंग होती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से। रजत पाटीदार को मैं नहीं जानता था जब तक मैंने उनको सैयद मुश्ताक अली में नहीं देखा। शाहरुख खान को मैं नहीं जानता था जब तक मैंने सैयद मुश्ताक अली में नहीं देखा। तो जितने भी आपको जो बॉलर दिखते हैं, शौकीन हैं, ये सारे बॉलर आपको कहां से आए हैं? सब सैयद मुश्ताक अली में जो अच्छा करते हैं। तो सैयद मुश्ताक अली इज अ हंटिंग ग्राउंड। T20 चैंपियन सारे स्टेट्स के बीच में है। आई लव टू वॉच इट, क्योंकि यहां पर ये बडिंग ग्राउंड है। यहां पे जो बॉलर्स हैं, जो आपको नए नए बॉलर मिलते हैं, महिपाल लोमरार मिलते हैं, शाहबाज अहमद मिले हैं, ये सब कहां से आए हैं? सब सैयद मुश्ताक अली में उनकी तो उसके बाद आईपीएल में जब ऑक्शन होता है, इन लोग को वहीं से पैसे मिलते हैं। सो दिस टूर्नामेंट इज प्लेड वेरी सीरियसली बाय प्लेयर्स, बिकॉज दिस हाउ दे हाईलाइट। अगर हम लोग बात करें कि पिछली बार हमारे ऋषि धवन, जो कि दोबारा उन्होंने कमबैक किया, क्यों? इन्हीं टूर्नामेंट में तो अच्छा किया, उनकी टीम जीती, तो उनका कमबैक हो गया। तो हर प्लेयर्स जो हैं यहां पर अपनी छाप छोड़। देखिए, रणजी से प्लेयर्स नहीं आते हैं। रणजी विदर्भ 2 बार चैंपियन बनी, रणजी से कोई किसी को टीम में नहीं लिया गया,
क्योंकि वो 4 डे फॉर्मेट है, उससे लिया जाएगा कोई टेस्ट मैच में आने के लिए, और टेस्ट मैच की टीम की अलग बात है। बट आईपीएल में हर बार नए प्लेयर्स को लाना होता है जो कुछ धमाल कर सके। वो ऑक्शनर वालों को कहां से मिलेंगे? सैयद मुश्ताक अली। तो सबके जो हर टीम के रिप्रेजेंटेटिव सैयद मुश्ताक अली देखते हैं और वहां पर ढूंढते रहते हैं ये किसमें प्लेयर है, इसमें क्या दम है। अब आप ही देखिए, सेन 150 वाले जो 145-50 फेंकते हैं, किसको पता था? यश दयाल यूपी के, हमें पता ही नहीं था कि यश दयाल इतने अच्छे अच्छे बॉलर कहां से निकले। सिर्फ सब निकले सैयद मुश्ताक अली से। नीरज जी, सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी की बात हो रही है। पिछले मैच में हमने देखा नीतीश राणा का प्रदर्शन, शतक उन्होंने लगाया है, पृथ्वी शॉ का आया बैटिंग। इन लोगों को कहाँ लगता है कि इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद टीम के दरवाजे इनके लिए क्यों नहीं खुल रहे हैं अभी तक? देखिए, पृथ्वी शॉ बस 2 चीजें हैं। ही इज वेरी टैलेंटेड, T20 के लिए बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बट टेक्निकल कमी है जो कि कारण वो ना वनडे में आएंगे ना टेस्ट में आएंगे, क्योंकि शुभमन गिल उनसे बहुत बेटर हो। तो अब बात होती है, कई बार आपके पास जगह नहीं होती टीम में। इस टाइम ओपनर्स में केएल राहुल है, रोहित शर्मा है, T20 में वो कहां से आएंगे? इसलिए नीतीश राणा इज अ वेरी गुड प्लेयर, बट बंगाल की तरफ से इतने समय से आईपीएल में खेल रहे हैं, और उनका एक है कि वो लपेटते हैं, तो उसके कारण जो हाई बॉल पे, हार्ड लेंथ बॉल पे वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। तो अगेन 1 डाउन पे अब स्काई इतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, हार्दिक पांड्या हैं, तो उनको कौन मौका यहां पर देगा? तो इसलिए आपको वो कोहली तो है ही, तो उनकी बराबरी वो कर नहीं सकते, वो 1 डाउन पे ही आते हैं। तो देयरफॉर कई बार आपकी पोजीशनिंग ऐसी होती है। और वैसे ही बोलूं मैं, राहुल त्रिपाठी, जब श्रेयस अय्यर को टीम में आना मुश्किल हो रहा है, जिनका परफॉर्मेंस उनसे कहीं ज्यादा बेहतर रहा है, तो फिर नीतीश राणा, तो मुझे दुख भी लगता, बट ऐसा नहीं है। इन लोग का जो कॉन्ट्रैक्ट है इतना अच्छा है, दे आर वेरी रिच, दे आर डूइंग वेरी वेल, एंड हम सब उनके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने, देखिए, आईपीएल में खेलना एक मुकाम है, और इतने समय से खेलना, एक टीम के साथ जुड़े रहना, वी मस्ट सैल्यूट देम। पृथ्वी शॉ दिल्ली के लिए कितना अच्छा खेलते हैं, सबको पता है। तो वो इन्होंने एक मुकाम बनाया हुआ है और उसमें वो खुश रहे। इस पे मैं यहां पे एक नई चीज आई है जो मैं बताना चाहूंगा, इंपैक्ट प्लेयर, और जिसको कहा जा रहा है कि आईपीएल में भी लाएंगे। तो मेन क्या है कि टीम जो बैट कर रही है, जो सेकेंड इनिंग में कोई भी आप एक प्लेयर को बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे लोग? बॉलर कम खिलाएं, एक बैट्समैन जिसने शतक बनाया है उसको फील्डिंग से हटा दें और नया बॉलर ले आए। तो आप 4 बॉलर के साथ खेल सकते हैं। तो 4 बॉलर के साथ खेलेंगे और बाद में वो 5 बॉलर हो जाएंगे, या शुरू में 5 बॉलर, बाद में एक बॉलर को हटा के एक बैट्समैन ले आए आप। तो इसके कारण इंपैक्ट प्लेयर से, बट ऐसा होता है, मैं बड़ौदा और सौराष्ट्र का मैच देख रहा था, इंपैक्ट प्लेयर को लाया गया, उन्होंने 1 ओवर में 20 रन दे दिए और इंपैक्ट प्लेयर को धूल धूसरित कर दिया। आईपीएल में ये आएगा तो इससे क्या होगा कि नए नए टैलेंट को और मौका मिलेगा। बट वर्ल्ड क्रिकेट में मैं इसको नहीं चाहता हूं, क्योंकि फिर ऑलराउंडर्स की जरूरत नहीं है। अगर इंपैक्ट प्लेयर आप रखने लग गए, फिर और ऑलराउंडर क्यों चाहिए? आप एक बैट्समैन आपको इंपैक्ट प्लेयर में मिल जाएगा, एक बॉलर आपको इंपैक्ट प्लेयर में मिल जाएगा, तो जो ऑलराउंडर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और ऑलराउंडर्स की वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। फिर मैं अभी बताना चाहूंगा, आईसीसी ने 5 रूल 1 अक्टूबर से लागू किए हैं, जो सबको पता भी है, क्योंकि एक दीप्ति वाला केस हो गया था। सबसे पहले ये अनफेयर प्ले में नहीं था, पहले अनफेयर प्ले में था। अब ये लॉजिकल है कि आप आउट कर सकते हैं अगर जो नॉन स्ट्राइकर है वो क्रीज से बाहर निकल जाए बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बॉल। सेकेंड है, जैसे ही कोई आउट होगा तो जो नया बैट्समैन आएगा वो फेस करेगा, ये नहीं कि बॉल टॉप पे गई तो उसने बैट के क्रॉस ओवर कर लिया। इसमें क्या होता था कि लास्ट में क्या करते थे, अगर टेलेंडर के साथ आप बैट्समैन कर रहे हैं तो बैटिंग वाला रन मार के भाग लेता था कि टेलेंडर आउट हो जाए। टेलेंडर आउट हो जाता था, लेकिन मेरा एंड चेंज हो गया, मैं दूसरी साइड चला जाऊंगा। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज है, डेड बॉल हो जाएगी कि अगर आप पिच के बाहर जाके मारें,
अगर आपका कोई भी पैर या बाहर है पिच के, देन इट्स अ डेड बॉल। तो अब आपका मूवमेंट थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में। बॉलिंग के साथ पहले आ गया था कि आपको पॉपिंग क्रीज में रह के बॉलिंग करनी है, आपका पैर बाहर पिच के नहीं जा सकता। बैट्समैन के लिए ऐसा नहीं था, तो ये रूल ला दिया गया है। तो ये सब रूल्स लाए गए हैं, विच इज आई थिंक विल बी बेटर फॉर क्रिकेट। बात करते हैं अंडर 17 वर्ष से कम आयु की फीफा वर्ल्ड कप की, वो भारत में हो रहा है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। हालांकि भारत पहला मुकाबला आज हार गया है। नीरज जी, हमारा शुरुआती मुकाबला मेज़बान होकर हम हार गए हैं। लेकिन देखिए, फुटबॉल में शायद भारत में वो ना क्लाइमेट है ना टेम्परेचर है, और फुटबॉल के लिए अगर आप पूरे विश्व में देखें, थोड़े यूरोप और लंबे तगड़े प्लेयर्स चाहिए होते हैं। आज तक चाइना भी बहुत अच्छी टीम नहीं बना पाया है, आज तक जापान भी बहुत अच्छी टीम नहीं बना पाया है। तो एक तो क्लाइमेट और वो जेनेटिक कंपोनेंट, जैसे रनिंग में आप 100-200 हमेशा देखिए वो अफ्रीकन जीतते हैं, ठीक है, और क्योंकि उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर। तो फुटबॉल में 90 मिनट तक जिस तरह से कांस्टेंट भागना होता है, वो भागने के लिए लोग 12 से 14 किलोमीटर भागते हैं। उस तरह का स्टेमिना भारतीय प्लेयर्स में नहीं है, जेनेटिकली उतने गिफ्टेड नहीं है। ये भारत ने टूर्नामेंट किया है, प्रमोट किया है, बट अगर आप देखें कि भारत में कितने लोग भारतीय फुटबॉल को देखते हैं। अगर मैं नेशनल चैंपियनशिप अभी हो रही थी, उसमें भारत में कौन जीता है नेशनल चैंपियनशिप, किसी को पता नहीं होगा। तो भारत में स्टार वाला है, आईएसएल को लोग देते हैं क्योंकि विदेशी स्टार आ रहे हैं। और जब तक गली मोहल्ले में आप कभी भी जाएं, आपको कोई लोग फुटबॉल खेलते दिखेंगे नहीं। संडे को आप कोई पे ग्राउंड पे जाइए, लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, बट कोई आपको फुटबॉल खेलते हुए दिखता है? सिर्फ ये बड़े बड़े स्कूलों में फुटबॉल चलता है, छोटे स्कूलों में फुटबॉल नहीं चलता है। और जब तक ये बडिंग ग्राउंड नहीं होगा, तब तक भारत में फुटबॉल की व्यवस्था अच्छी नहीं रहेगी। यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी फुटबॉल खेलना चाहता था, बट ना उसकी कोचिंग थी, और जब बड़े हो गए उसके बाद फुटबॉल खेलने गए क्योंकि ताकतवर थे, तो उन्होंने कहा तुम्हारी टेक्निक ही ठीक नहीं है। टेक्निक तो, और यहां पे क्रिकेट में जैसे ही मैंने बैट पकड़ना चालू किया था, मेरे पिताजी ने मुझे समझाया, बेटा बैट ऐसे पकड़ो, ये होता है वो होता है। तो जब मैं क्रिकेट कोचिंग के लिए गया तो मेरा बैट पकड़ना ये सब ठीक था। फुटबॉल में तो बस आओ बॉल को मार दो, यही बताया जाता है। आपका हिप किधर होनी चाहिए, ये किधर होनी चाहिए, कोई बताता नहीं है। फिर आपका स्टाइल खराब हो जाता है, बाद में आपको इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। तो मतलब क्रिकेट सिखाने वाले आपको हर कोई मिल जाएगा, क्या सही कर रहे हो। फुटबॉल से आप किसी से पूछिए तो इसके कारण कोई बच्चा खेलता नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट भारत का नेपाल से तो हार जाता है भारत फुटबॉल में। नेपाल इतनी छोटी सी कंट्री, ये इतना बड़ा कंट्री, हम लोग की रैंकिंग इतनी खराब है। तो मेरे ख्याल से फुटबॉल में हम लोग कह सकते हैं कि भारत अभी मेरी लाइफ में तो मैं नहीं देख सकता हूं कि भारत कभी फुटबॉल में अच्छा करेगा। वर्ल्ड कप हमारे देश में हो रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। किन 4 टीमों को देखते हैं कि ये अंतिम 4 में जगह बना सकती हैं? देखिए, वो हमेशा होता है यूरोप की, हमेशा ब्राज़ील हमेशा उसमें अच्छा रहता है, इंग्लैंड हमेशा अच्छा रहता है, स्पेन, क्योंकि यहां पर यूथ एकेडमीज हैं। अगर आप मेसी का पढ़ेंगे, उसने फुटबॉल कहां सीखी? स्पेन में, ठीक है। मैराडोना ने कहां सीखा? अर्जेंटीना में। तो ब्राजील, अर्जेंटीना। देन वी कम टू यहां पे यूरोप में जर्मनी की यूथ एकेडमी है, इंग्लैंड में यूथ एकेडमी है, फ्रांस में एकेडमी है, स्पेन में, और उसके अलावा एक और कंट्री में एकेडमी है, इटली में एकेडमी है। हम हमेशा सोचेंगे इन्हीं कंट्रीज में से बार बार वहीं से जीत के आ जाता है, क्योंकि यूथ एकेडमीज वही हैं जो कि प्रॉपर ट्रेन करती हैं, वर्ल्ड से अपने आप को, टैलेंट को बुलाती हैं। हर प्लेयर को आप देखिए, यू नो, सूजा अब वो खेल रहे हैं, वो ब्राजील के हैं, बट वो इंग्लैंड में उन्होंने प्रैक्टिस की है। यू नो, बचपन में 12-13 साल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको यूथ एकेडमीज में डाल दिया जाता है और उनको पैसे मिलते हैं, क्योंकि 5 साल बाद वो प्लेयर बनेंगे। अगर किसी ने गोल पिक्चर देखी हो, जो उसमें यही बताया गया था कि 12 साल से बच्चे को बुला लिया जाता है पेरेंट के साथ, उसको ट्रेन किया जाता है, पैसे सब्सिस्टेंस के लिए दिए जाते हैं कि जब बड़ा प्लेयर बन जाएगा तब देखेंगे हम लोग। नीरज जी, फुटबॉल की बात हो रही है, हालांकि हम उतने सशक्त इस खेल में नहीं है, लेकिन हम यूरोप की टीमों से अब खेलेंगे, शायद हमारे खेल में कुछ सुधार होता जरूर होगा। एक मैच खेलने में सुधार नहीं होता जब तक रेगुलरली ना खेलें।
देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि पहले भारत टेबल टेनिस खेलती थी, कभी कभी जाके टूर्नामेंट खेलती थी, बट जैसे ही भारत ने टेबल टेनिस लीग चालू की भारत ने, उसके बाद क्योंकि रेगुलरली खेला 2 महीने तक, उसके बाद क्या होता था कि लीग में बड़ा प्लेयर आपके साथ खेल रहा है, वो आपको बता रहा है क्योंकि उसको अपनी टीम को जिताना है, तो वो आपको समझा रहा है ये करो ये करो, चूंकि वो अगल बगल खेल रहे हैं। आईएसएल से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है भारत के स्टैंडर्ड में, क्योंकि बड़े प्लेयर आपके साथ खेल रहे हैं तो वो आपका स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। पर जब तक ग्रास रूट पे लोग ये गेम को नहीं खेलेंगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, और जब तक मैं फील्ड में आप लोग फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखेंगे लोगों को, तब तक फुटबॉल का खेल इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। नीरज जी, बात करें कुश्ती लीग की, भारत में कुश्ती लीग के मुकाबले कबड्डी सॉरी हाँ, कबड्डी लीग की बात करते हैं। कबड्डी में एक से एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, कुछ प्रतिभाएं उभर के आई हैं, इसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, तो सबसे पहले ये 9th है, 8वां दिल्ली ने जीता था। तो मेन क्या चीज है, ये ग्रासरूट लेवल का खेल ग्लैमराइज कर दिया गया है। भारत की ये 2nd बिगेस्ट लीग है आफ्टर आईपीएल। इनके रूल को उन्होंने चेंज किया। आपको कभी वंडर करते होंगे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्या इसमें बहुत हट्टे कट्टे लोग क्यों नहीं आते हैं? और मैं जिससे भी प्रश्न पूछता हूं वो हक्का बक्का रह जाता है जब मैं पूछता हूं कि कबड्डी में तो हम लोग के स्कूल कॉलेज में क्या था, बहुत तगड़े तगड़े लोग थे, यहां पे बहुत हट्टे कट्टे लोग क्यों नहीं आते? इसका एक रूल है कि जिसका वेट 80 किलो से ज्यादा का आएगा वो प्लेयर नहीं बनेगा, इसलिए कंपटीशन रहता है। अब देखिए, अब इसकी हर फ्रेंचाइजी ने पैसा टैलेंट को लाता है। इस बार जो सबसे हाईएस्ट गए हैं पवन शहरावत, जो पहले बेंगलुरु बुल्स के थे, वो गए हैं कहां पर, तमिल थलाइवास, और 2.22 करोड़ से उनको पैसे मिले। बट वो पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए क्योंकि ये इंपैक्ट गेम है। इसके बाद विकास खंडोला बैंगलोर बुल्स के लिए 1.7 करोड़, गुमान सिंह जिनको कोई जानता भी नहीं था, ठीक है, उनको भी 1.2 करोड़, ईरानियन प्लेयर्स को 1.3 करोड़, 80 लाख, जो हमारे सुपरस्टार थे बट वो फेड करते हैं, ठीक है। राहुल चौधरी सिर्फ 20 लाख में बिके हैं। प्रदीप नरवाल जिनका रिकॉर्ड है 1300 पॉइंट कबड्डी का, 1000 वाले 2 प्लेयर्स हैं, मनिंदर सिंह, उसके बाद 1300 पे ये, उसके बाद पवन सहरावत। मनिंदर सिंह अगेन उनको अच्छे पैसे, तो जब 80 लाख, और छोटे छोटे लोगों को भी मिनिमम उन्होंने कर दिया कि 10 लाख, 8 लाख, 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो 12 टीमें हो रही हैं, 67 मैचेस हैं। इट्स अ बोनांजा। और ये गेम अगर मैं बता रहा हूं, अगर क्रिकेट चल रहा होता है, कबड्डी चल रहा होता है, T20 क्रिकेट को छोड़ दीजिए, आई प्रेफर टू वॉच कबड्डी, क्योंकि इतना पेसी है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, और क्या मूव्स हैं मैंने बहुत बार जाके देखा है। इस बार 3 शहरों में चल रहा है ये, और 3 शहरों में चलेगा। और दर्शक, मैं चाहूंगा कि आप इसके रूल्स पढ़िए। रूल में इसमें परिवर्तन किया गया है कि पहले होता था कोई प्लेयर बाहर जाता था बिना किसी को छुए, उसके पीछे पीछे कोई गलती से प्लेयर चला गया, वो भी आउट हो जाता था। अब वो आउट नहीं होता, जो कि मुझे देख के बहुत अखरता था। तो ये कबड्डी का भारतीय गेम है, बहुत पल्सेटिंग है, जो इसकी पेस है, वर्ल्ड में इसको देखने में लोगों को मजा आ रहा है। 2nd बिगेस्ट लीग होना, हॉकी से बड़ी, बैडमिंटन से बड़ी, सबसे बड़ी लीग है। और इसको जो इनके स्टार्स हैं, आप देखिएगा, खेलो इंडिया से बहुत प्लेयर ले गए हैं। जय भगवान है खेलो इंडिया से, उन्होंने क्या अच्छा प्रदर्शन किया है। खेलो इंडिया ने भारत को प्लेयर्स देते हैं, और यहां पे बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आए हैं, जो आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पुराने दिल गए, सुरेंद्र गिल को आप देखिएगा, मंजीत को आप देखिएगा, ये नए प्लेयर्स हैं, पुराने तो हैं ही अच्छे। नीरज जी, आपने कीमती समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल खेल अड्डा में हमारा आज का प्रसारण इतना ही। अन्य ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे जमदीद न्यूज़ के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।